वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चन। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी कमेंट्स मुझे इसी चीज़ पे आई जब मैंने पूछा था आपसे कि रीजनिंग जीएस का भी कुछ आपके लिए लेके आना है। तो ज़्यादा डिमांड यही आई कि आप सीडीपी या एप्टीट्यूड ही कराओ। तो आज भी मैं फिर एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या जो भी वह आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। बाकी जो पीडीएफ है विद आंसर मैं आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि लास्ट में 2-3 दिन हम आपको एक पूरा जीएस और रीजनिंग वगैरह सब मिला करके एक पेपर करवाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या है, सीखने की वह अवधि जब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो इसे हम क्या कहते हैं जब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? बताइए। इसे हम कहते हैं सीखने का पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, इसे कहा जाता है सीखने का पठार। चलिए फटाफट करते हैं ना, समय कम है और आपने अपनी नोटबुक और बुक्स वगैरह भी पढ़ने होंगे, आपने जो नोट्स बनाए होंगे, ठीक। नेक्स्ट है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में? ठीक, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो इन 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है डॉक्टर एस जलोटा ने जो दिया वो क्या हो जाएगा आपके साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये किसने दिया? डॉक्टर एस जलोटा ने। कौन सी उम्र के लिए? 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन तो कहीं से घुमा के पूछ लेंगे ना कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये वाला परीक्षण किसने दिया, आप लिखेंगे एस जलोटा। एस जलोटा ने किस उम्र के बच्चों के लिए दिया? तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। इसलिए ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आप इनको ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सभी जानते होंगे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को। मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी को आए ना, ठीक है। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था वह किसने प्रतिपादित किया? आपके स्पीयरमैन में। ये कुछ आसान क्वेश्चन हमने इसलिए भी डाले हैं, ऐसा होता है ना कि आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो एग्ज़ाम हॉल में रहता है वो ना हो, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि सारे टिपिकल क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल लीक से हट के आए हैं, तो आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, मिरर इमेज टेस्ट है ये। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। तो जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह किसको माप, कल भी मैंने आपको कुछ परीक्षण दिए थे, तो परीक्षणों पे भी हम 1-2 क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह किसके मापने के लिए प्रयुक्त होगा? आपके अधिगम के अंतरण के लिए, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें सही आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है? जो इन 3 या 4 जो आपको ये दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिनको हमने कल जड़ बुद्धि भी कहा था, जिनकी क्या होती है IQ लेस देन 70, जहाँ पे कहीं पे 71 से कम, तो इन बच्चों के प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कौन सा कहलाएगा? 72 to 79, 50 to 69, 36 to 49 या 35 से नीचे। तो जो ये आपके मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका जो प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर है वह कहलाता है आपके
36 to 49, जब मंद बुद्धि वाले बच्चों का IQ लेवल 36 to 49 होता है तो उनको क्या होता है, प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है ये वाला IQ लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के नियम आपको जानकारी होगी किसके हैं, थॉर्नडाइक के। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो आप इन 4 ऑप्शन में बताएंगे कि कौन सा जो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। जो हमारे पास सीखने के मुख्य नियम हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो सभी जानते होंगे सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का नियम है। तो जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपके बहुअनुक्रिया का नियम जो है वो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अब गोलमैन भी आपके एक एजुकेशनल थिंकर वे हैं। ठीक है, तो जो गोलमैन है वह किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है आपके, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या आध्यात्मिक है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है ना हमारे साथ। आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो 4 ऑप्शन में से जो गोलमैन है वह किससे संबंधित हैं आपके? तो जो गोलमैन है वह संबंधित है आपके संवेगात्मक बुद्धि से। जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये रिवीजन हो रहा है। नहीं आते हैं तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किस चीज़ का होगा? ठीक है, क्या जानता है वो? वह जानता है साइकिल चलाना। क्या सीख रहा है? मोटर बाइक चलाना। उदाहरण किस चीज़ का होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण हो रहा है, ऊर्ध्व अधिगम, द्विपार्श्विक अधिगम या इनमें से कोई भी अधिगम अंतरण नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन हमने अधिगम वाला, ये अधिगम अंतरण था ये पहले भी किया था और वो आपके LT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन का था। तो एक अधिगम अंतरण ये पूछा गया है, जो साइकिल चलाना जानता है अब वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो उदाहरण हो जाएगा आपके ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यहाँ पे अधिगम यानी लर्निंग के बारे में पूछा गया है कि जो अधिगम या लर्निंग है यह क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसने दिया? 4 ऑप्शन है, गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन, स्किनर या क्रोनबेक। ठीक है, आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाइए या सुनते भी जाइए और अपने आंसर लगाते जाइए। अगर आपके आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो हम सही आंसर बताएंगे आप उनको टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो यह कथन है आपके गेट्स एवं अन्य का। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। ठीक, नेक्स्ट है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा गया है? की पॉइंट क्या है? एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो वातावरण से संबंधित है। वातावरण के बारे में बताना है। ठीक है, जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है या खोज को प्रोत्साहन देता है। तो जो आपका जो शिक्षक है कैसे वातावरण उपलब्ध कराएगा कि अधिगम सुगम हो जाए। ठीक है ना, जो लर्निंग है वो इजी हो जाए तो क्या कराएगा? बिल्कुल नियामक कक्षा का वातावरण बनाएगा, समावेशन को हतोत्साहित करेगा या रिपीटिशन को बढ़ावा देगा या खोज को प्रोत्साहन देगा। तो अभी आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ये है, जो क्या करेगा? खोज को प्रोत्साहन देगा, वैसा ही वातावरण क्या होगा? अधिगम में सुगमता को लाएगा। ज़्यादा नियम कानून से भी नहीं चलती क्लास, समावेशन को हतोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं, रिपीटिशन से भी नहीं, बल्कि खोज से क्या होगा? अधिगम सुगम बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे फिर मुझे बोल दिया जाए कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो भाई लर्निंग थ्योरी में तो है ये। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय? वयस्कावस्था तो नहीं है और जन्म पूर्व का समय भी इसमें नहीं हो सकता है। ये दो चीज़ें तो भाषा विकास के लिए नहीं हैं। तो नॉर्मली जनरल सी बात है, सभी ने बच्चे देखे होंगे, है ना। तो जो आपके प्रारंभिक बचपन का समय होता है, ये क्या होता है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। ठीक है, चीज़ें आपने सब पढ़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनसीएफ से क्वेश्चन है। भैया अब एनसीएफ, मैंने एक वीडियो एनसीएफ का डाला है। एनसीएफ पे ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं क्योंकि एनसीएफ सिलेबस में नहीं है, तो पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। फिर भी अगर आप बिल्कुल नया नया एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल जितना सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन दो चार चीज़ें जो सिलेबस से थोड़ा हटके है ना, मैंने आपको बोला था एजुकेशन पॉलिसी है, आपका आरटीई है, आपका ये ज्ञान, ये जो आपका पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ है, थोड़ा बहुत इनके बारे में आप जानकारी रखेंगे तो शायद आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा ही होगा। वैसे पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा और टाइम वेस्ट वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा हल्का फुल्का आप इनका वेबसाइट निकालिए, गूगल से सर्च मार के इनकी जो ऑथेंटिक जानकारी, एक बार उसको ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप मेरी बात मानते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, लेकिन उसमें कुछ और था आंसर, उसमें ऑप्शन कुछ और दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिए हैं। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी? भाषा यहाँ पे चेंज है, ठीक है, और वहाँ पे जो ऑप्शन था ना, उसका आंसर क्या था आपके? सूत्रधार। शिक्षक की भूमिका सूत्रधार की। तो आप एनसीएफ को ध्यान से पढ़िए कि उन्होंने शिक्षक को जो रखा है किस किस भूमिका में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सूत्रधार तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। और इतना सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो शिक्षक है उसे क्या कहा गया है? सुविधादाता, ठीक है। और सुविधादाता यानी आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फैसिलिटेटर है ये, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटेटर है आपका, या सुविधादाता कहा गया है किसको? शिक्षक की भूमिका। किस में कहा गया है? एनसीएफ 2005 में। अब पता तो चल गया क्या कहा गया, लेकिन किस में कहा गया यही भूल गए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो कॉग्निटिव हमारा जो अचीवमेंट होगा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होगा वह क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो न्यूनतम स्तर में हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, है ना, या बोध को क्या बोलेंगे, चलो जो भी है, ज्ञान या नॉलेज, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, सबसे पहला स्तर क्या है? किसी चीज़ का ज्ञान होना, ठीक है ना, किसी चीज़ का ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। क्वेश्चनों में बदल के दे देते हैं ना, भाषा बदल के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा, जॉन डीवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर? एजुकेशनल थिंकर है सारे, ठीक है। तो जो चिंतनशील सोच है इसकी चर्चा किसने की है? तो यह की है आपके जॉन डीवी ने। इसको ऐसे भी लिखते ना कई बार, है ना, ये है आपके डीवी ने करी है चिंतनशील सोच की चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसका हो जाएगा कथन, बताइए जरा। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, डम्बिल, रॉस, मन या मैकडूगल का। यह आंसर हो जाएगा आपके डम्बिल का, ठीक है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है, यह केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है आपके डम्बिल का, ठीक है। याद कर लीजिएगा चीज़ों को।
फिर है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है क्या? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध होता है? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो होता है आपके आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध क्या होता है? आपके संवेग होता है। किसने बोला? ये मैकडूगल ने। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको कहीं से लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर ऑथेंटिक जानकारी के साथ कमेंट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? अधिगम की तत्परता क्या विशेषता नहीं है उसकी? बिल्कुल है। यहाँ पे आपका को नहीं है, ये है आपका जो। शिक्षक जो कहता है उस पर ध्यान देना, ये भी है बिल्कुल। ये भी शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। नहीं है पूछा गया है। ठीक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये भी बिल्कुल है। पढ़ाए जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी करना, तो अधिगम की तत्परता तो है। शिक्षक जो कहता है उस पर ध्यान देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये तीनों तो विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण। लेकिन पढ़ाए जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी करना, ये क्या है? इतना महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ठीक है। ये तीनों तो हैं, लेकिन जो चौथा है ये विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना एप्टीट्यूड में कि हर किसी के अपने अपनी सोच पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। अब कोई बोलेगा इसका नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल तो जो ये आंसर है ये है चौथा वाला। पढ़ाई जाने वाले विषय की पूर्व तैयारी करना, ये शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। बाकी तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। RTE 2009 के अनुसार, RTE 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षकों को ऐसी गतिविधियों, और यहाँ पर एक और चीज़ था सीखने के कार्यों को, गतिविधियों या जो आपके सीखने की चीज़ें हैं उनको ऐसी गतिविधियों को निर्मित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को संलग्न करेंगे, ये भाषा विषम व्यवस्था में संलग्न करेंगे। और क्या? ये RTE 2009 के अनुसार लिखी हुई चीज़ें हैं ये वहाँ पे। वर्तमान कक्षाओं में शिक्षकों को ऐसी गतिविधियों को निर्मित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को संलग्न करेंगे। इसे आप फिलहाल मत पढ़िए, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। जो सभी विद्यार्थियों को संलग्न करेंगे और क्या करेंगी वो गतिविधियाँ? उन्हें उत्तेजित करेंगी, रुचि पैदा करेंगी, प्रेरित करेंगी या चुनौती उत्पन्न करेंगी। तो आप बताएंगे इसमें कि RTE 2009 के अनुसार जो वर्तमान कक्षाओं में शिक्षकों को ऐसी गतिविधियों को निर्मित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को संलग्न तो करेगी गतिविधियों में। ठीक है। विषम व्यवस्था आप समझ सकते तो अच्छी बात है, तो फिलहाल इतना रखिए। जो सभी विद्यार्थियों को संलग्न करेंगे और उनमें चुनौती उत्पन्न करेंगी। गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो क्या करें? चुनौती उत्पन्न करें और सभी विद्यार्थियों को उसमें संलग्न करें वो गतिविधियां। ठीक है। ये नहीं कि कुछ ही विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो, सारे विद्यार्थी संलग्न होने चाहिए उनमें। और वो गतिविधियां क्या होनी चाहिए? चुनौती उत्पन्न करने वाली। किसके अनुसार? RTE 2009 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आपके पास लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है ना? टीचिंग के इस तरह आपके सिलेबस में है ना। लेवल ऑफ टीचिंग है आपके, मॉडल्स ऑफ टीचिंग है आपके। तो लेवल ऑफ टीचिंग के एक दो क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के संबंध में, या जिसको MLT भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, कौन सा गलत है? स्मृति शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। शिक्षण का स्मृति स्तर मुख्य रूप से प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ध्यान से पढ़िए सारी चीज़ें। MLT में या जो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में तथ्यों और सूचनाओं को रटने की आदत शामिल है। MLT शिक्षार्थी को जब भी आवश्यक हो सीखी गई सामग्री को याद रखने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। तो हमें क्या बताना है? कौन सा इसमें गलत है? क्या स्मृति शिक्षण का प्रारंभिक चरण है? बिल्कुल सही है ये।
शिक्षण का जो स्मृति स्तर है क्या वो सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है, या एमएलटी में तथ्यों और सूचनाओं को रटने की आदत शामिल है। ये तो बिल्कुल ठीक है पहला, ये तो सही है, ये गलत नहीं है। चौथा, एमएलटी शिक्षार्थी को जब भी आवश्यक हो सीखी की सामग्री को याद करने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा भी इसमें सही हो जाएगा, लेकिन जो चौथा आपका है ये वाला, आप एक बार इसे देख लीजिए, ये वाला है जो बी वाला ऑप्शन है। चौथा मैंने इसलिए बोला, तीन हमने देख लिए थे ना, जो ये वाला है शिक्षण का जो स्मृति स्तर है, ठीक है, लेवल ऑफ मेमोरी है, क्या वह मुख्य रूप से प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। स्मृति स्तर सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये वाला कथन जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूछा क्या गया था हमसे, कौन सा गलत है, तो ये वाला जो बी वाला है स्मृति स्तर सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर बिल्कुल गलत है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षण सर्वश्रेष्ठ रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होता है। अब उच्च शिक्षण हाई लेवल ऑफ टीचिंग है, किसके द्वारा परिलक्षित होगा, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से, छात्रों की उपस्थिति से, विशिष्टता की संख्या से, या कक्षा में उच्च स्तरीय सन्नाटा से। तो उच्च शिक्षण हो रहा है, अगर आप उच्च शिक्षण की बात करते हैं तो बिल्कुल ये इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उच्च शिक्षण क्या है, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न से आपके उच्च शिक्षण परिलक्षित होता है सर्वश्रेष्ठ रूप से। एक विषय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक पाता है कि छात्र भिन्न क्रियाओं जैसे मूल्यांकन, आलोचना और न्याय के साथ काम करने में सक्षम है। पढ़ाने के बाद इस प्रकार निम्न में से किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। विश्लेषण स्तर के उद्देश्यों को, संश्लेषण स्तर के उद्देश्यों को, मूल्यांकन स्तर या उपयोग स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब शिक्षक पढ़ाने के बाद यह पाएगा कि जो छात्र है वो मूल्यांकन, आलोचना और न्याय के साथ काम करने में अब सक्षम है। तो किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है आपके मूल्यांकन स्तर के उद्देश्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं जब यह पाएगा कि छात्र जो है मूल्यांकन, आलोचना और न्याय के साथ काम करने में सक्षम है। ठीक है, किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ये मूल्यांकन स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर विश्लेषण, संश्लेषण या उपयोग स्तर नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, आपके मूल्यांकन स्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए आप निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। डिसिप्लिन की समस्याओं को रोकने के लिए क्या करेंगे, छात्र के व्यवहार की निकटता से निगरानी या जांच करेंगे, नियम और प्रक्रिया स्थापित करेंगे, एक प्रेरणादायक कक्षा का परिवेश बनाएंगे, या अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे। चार ऑप्शन है आपको, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा, अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, आपके नियम प्रक्रिया से भी नहीं काम चलेगा, प्रेरणादायक कक्षा से भी नहीं काम चलेगा, पुरस्कृत से भी नहीं, बल्कि मेन काम क्या होगा, हम छात्र के व्यवहार की निकटता से निगरानी या जांच करेंगे कि वह अनुशासन क्लास में क्यों नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, व्यवहार की निकटता और निगरानी से निगरानी और जांच करेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, भावात्मक ज्ञानात्मक क्षेत्र होते हैं ना, तो भावात्मक इमोशनल क्षेत्र से कौन सा छात्र चित्र बना सकते हैं, छात्र पत्र लिख सकते हैं, छात्र एक आरेख बना सकते हैं, या छात्र ईमानदारी को महत्व दे सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन भी शायद इसको बोलते हैं, है ना। तो छात्रों का जनरल सी बात है, छात्र जब ईमानदारी को महत्व देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके भावात्मक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद आज के क्वेश्चन, हाँ आज आपके लिए जो क्वेश्चन थे 23 क्वेश्चन मैं बना पाई हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमसे जुड़े रहना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का डिस्क्रिप्सन हम जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे।